जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल एकेडमी 1 मिलियन। और आपका इस प्लेटफॉर्म पे आपका मेरा दिल से स्वागत है। जो भी विद्यार्थी हैं उनके माता पिता को उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं 10th क्लास का लेक्चर 10 बायोलॉजी, जिसमें यह अध्याय है जैव प्रक्रम। इससे पहले का मैंने लेक्चर बना रखा हूँ जैव प्रक्रम, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अध्याय है। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर देखने को मिलेगा। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, या यहाँ से एग्जाम में ये इतना वो पूछता नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए ये क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से सुने और समझे। आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। इसमें ये सीखने को मिलेगा कि जो हम हवा को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होगा। देखिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। श्वासोच्छ्वास, इसे अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्रीदिंग। देखो ये कितना अजीब शब्द है ना, श्वासोच्छ्वास। नाम लेने में क्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा। आप मेरे साथ शब्दों को तोड़ के कहिए। क्या कहेंगे, श्वासो, क्या कहेंगे, श्वासो, छवास, 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 क्या कहेंगे, छवास। आप कहिए श्वासो छवास, श्वासोच्छ्वास, क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास। क्या नाम देंगे, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ब्रीदिंग कहते हैं। याद हुआ, आगे बढ़े। देखिए जब हम वायु को क्या करते हैं, वायु मीन्स हवा, जब हवा को हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उसे और बाहर करते हैं, तो इसी विधि को क्या कहते हैं, कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है, ब्रीदिंग कहते हैं। अब आगे देखिए, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, निश्वासन और निःश्वासन। क्या होता है, निश्वासन और होता है निःश्वासन। समझ लिया आपने। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, जब हवा को लेते हैं और जब हवा को बाहर करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। आपको यहाँ तक याद हुआ, आगे बढ़ें। श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। 2 होते हैं। देखिए क्या होगा, निःश्वासन होता है, एक होता है निःश्वासन। दोनों नाम तो एक ही जैसा है। देखिए इसमें क्या लगा है, ये देखिए, इसे कहेंगे निःश्वासन या तो इसे कहेंगे अंतःश्वासन। क्या नाम देंगे जी इसे, निःश्वासन। निःश्वासन का दूसरा नाम है क्या, निःश्वासन का दूसरा नाम है अंतःश्वासन। जैसे आप घरों में रहते हैं, आपका एक नाम है और आपका नाम क्या होता है, दूसरे नामों से भी आपको लोग जानते हैं, वैसे ही है इसमें। या तो आपका नाम ओरिजिनल है और आपका नाम कोई क्या करता है, बिगाड़ कर कहता है, आपको कुछ और नाम से बुलाने लगता है, ठीक है। वैसे इसको समझिए, निःश्वासन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं अंतःश्वासन। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन कहते हैं। निःश्वासन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे। और हम अंतःश्वासन को क्या नाम देंगे, इनहेलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनहेलेशन। इनहेलेशन कहें या तो हम कहेंगे इंस्पिरेशन, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या होता है, जब हवा को हम ग्रहण करते हैं और इसी विधि को हम, जब हम हवा को ग्रहण करते हैं तो यह फेफड़ों में भर जाता है, इसे क्या कहते हैं, निःश्वासन। आप देखे होंगे, ऐसे देखिए, सांस, लंबा सांस लीजिए, ये देखिए, देखिए जब मैंने सांस लिया तो ये क्या हुआ, मेरा जो छाती है वो फैला ना। जब आप हवा ग्रहण करते हैं तो यह आपका जो फेफड़ा है ना, उस हवा को रख लेता है और आपके छाती को क्या करता है, फैला देता है, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं, निःश्वासन कहते हैं। जब हम हवा को ग्रहण करते हैं और हमारे यहाँ फेफड़ों में जाके भर जाता है, तो इसे हम निःश्वासन कहते हैं, या तो इसे दूसरे नाम में अंतःश्वासन कहते हैं। आपने यहाँ तक समझ लिया। आगे देखिए क्या होगा, जब वायु फेफड़ों में भरता है तो मस्तिष्क के मेडुला में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा तंत्र के निर्देश मिलते ही हमारी पसलियां फैलती और आगे की तरफ उठती हैं, और इस स्थिति में हमारा डायाफ्राम क्या होगा, नीचे
की ओर बैठकर चपटा हो जाता है। इसमें क्या बताया है जी? बोला है कि जब आप हवा को ग्रहण करते हैं तो आपके फेफड़ों में जाके क्या होता है? भर जाता है, तो इसे हम कहते हैं निश्वसन। और इसमें क्या होता है? जब फेफड़ों में हवा भर जाता है तो हमारा जो मस्तिष्क है, जब मैं आपको बायोलॉजी में आगे अध्याय में आएगा, ठीक है, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे है क्या? मेडुला है। यहाँ क्या है? ये देखिए इस हिस्से में क्या है? मेडुला। यही मेडुला के पास क्या होगा? श्वसन केंद्र होगा, जो सांस वगैरह जो हवा ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसकी जानकारी हमारे शरीर में कोई ना तो कोई रख रहा होगा। दिमाग है, दिमाग में कौन है? मेडुला है। यहाँ पे क्या है? श्वसन केंद्र है। यहाँ पे पता श्वसन केंद्र, ठीक है ना। तो यह श्वसन केंद्र देखता है ना कि आपने हवा को लिया है, तो वह जो हवा आता है तो दिमाग सूचना दे देता है कि आप ये जो वक्ष है, हमारा वक्ष को कहते हैं सीना, यह जो वक्ष है फैलने लगता है, और हमारे फेफड़े क्या होते हैं? फैलने लगते हैं। और जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम का मतलब ये होता है, जैसे आप हाथ लगाएंगे ना इसे, तो यहाँ पे हड्डी का लास्ट चीरा आएगा, ये देखिए डायाफ्राम, ये है डायाफ्राम, ये ऐसे आया होगा डायाफ्राम। इसी को क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम क्या होता है? जब आप हवा ग्रहण करोगे ना तो डायाफ्राम बैठेगा। क्या होगा? बैठेगा। और जब, ठीक है ना, आगे बताएंगे, जब हवा लेंगे तो क्या होगा? डायाफ्राम बैठेगा, यानी चिपटा हो जाएगा। यही क्रिया होता है, ठीक है। हम एक बार और अपनी बात को रिपीट कर देते हैं। जब हम हवा को ग्रहण करते हैं तो वह फेफड़ों में जाके भर जाता है, उसे निश्वसन कहते हैं, ठीक है। अब जब हमारे दिमाग में एक मेडुला हिस्सा है, वह श्वसन का केंद्र है, यह बताता है कि हमने हवा को लिया है, तो वह डायाफ्राम नीचे बैठ जाता है और हमारा जो वक्ष है, वह फेफड़ा, वह फैलने लगता है। समझ गए? देखिए आगे क्या होगा। हमारा डायफ्राम नीचे क्या होता है? बैठ जाता है और किसमें? चपटा हो जाता है। रोटी देखते हैं ना घरों में जैसे बनाते हैं, उसी को वह जैसे पतला सा होता है, उसी को कहते हैं चपटा, ठीक है। सिक्का देखे है ना, वो भी चपटे है। अब आगे देखिए क्या होगा। इसके कारण वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। अब वक्ष गुहा बोला है, बताया था मैंने, ये सब मैं बता चुका हूँ। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं तो आप इसके बारे में जान रहे होंगे। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो आप जल्द से जल्द इसको पिछला लेक्चर देखें, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, पर डे, हर रोज़ मैं आपका पूरा जितना हो सकेगा, मैं पूरा का पूरा लेक्चर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, और आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा नंबर। आप इसी प्लेटफॉर्म पे आके कहेंगे कि हाँ मैंने किसी विशाल एकेडमी 1 मिलियन से पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है कि यह आप बहुत जल्द आके कहने वाले हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मदद मिलेगा आपसे मेरे द्वारा, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, वक्ष गुहा क्या होगा? फैलेगा। मतलब वक्ष गुहा क्या मतलब? आयतन बढ़ेगा। जैसी हवा लोगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वजन बढ़ जाएगा उसका। और क्या होगा? वायु दाब कम हो जाता है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? हवा भर जाएगा तो बाहर का हवा कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वक्ष गुहा क्या होता है? वक्ष गुहा का मतलब वक्ष में होता है सीना, छाती, और गुहा का मतलब होता है खाली जगह। हमारे छाती में जो खाली जगह उसे कह रहे हैं वक्ष गुहा, ठीक है। तो वक्ष गुहा क्या होता है? भर जाता है। और वायु दाब क्या होता है? फेफड़ों में वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है। और वायु दाब क्या होता है ये पता नहीं है। घरों में जब आपको ज़्यादा काम वाम दे दिया जाता है, कहते हैं मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आप तो पहले ही बोल दिया। आप जानते हैं जब हर एक कमवा ले जाकर आप ही के दिमाग में, आप ही के ऊपर सौंप दे, तो कहते हैं मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कोई कार्य एक ही जगह केंद्रित हो तो अभी ना कह रहे हो एक ही जगह हो रहा है। तो देखिए वायु में होता है हवा। जब हवा किसी को धक्का लगाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। जब हवा किसी को ढकेल रहा हो तो कहेंगे कि आपका तो इतना वजन है, मुझे तो कभी ढकेला नहीं। अब याद कीजिए, जब तूफान आता है, आंधी आता है, क्या आप पीछे की तरफ नहीं भागते हैं? तो आप समझ गए ना, हवा भी धक्का लगाता है, उसके अंदर बल होता है। तो वायु जब किसी पे अपना बल लगाता है तो उसे कहते हैं क्या? वायु दाब। वायु के द्वारा किसी पे लगाया गया दाब कहलाता है वायु दाब। दाब का मतलब क्यों लिए होगा? जब हम किसी एक ही जगह पे, देखिए ये पंच है ना, जब हम किसी एक ही जगह पे बल लगाते हैं, जब हम किसी एक ही जगह पे बल लगाते हैं तो उसे हम जब किसी जगह पे एक ही जगह बल लगाते हैं लंबवत,
तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यह हमने समझ लिया। ठीक, वैसे ही थोड़ा सा है निश्वसन या उच्छ्वसन, ठीक ना। जैसे इसमें क्या होगा, देखिए निश्वसन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपीरेशन। क्या नाम देते हैं जी, एक्सपीरेशन। और उच्छ्वासन, उच्छ्वासन को क्या अंग्रेजी में नाम देंगे, एक्सहेलेशन। क्या नाम देते हैं जी, एक्सहेलेशन। क्या नाम देंगे, एक्सहेलेशन। देखिए उच्छ्वासन को क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन। अगर आपको ज्यादा ही अगर नजदीक एग्जाम है तो आप कृपया स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक ना। देखिए जब फेफड़ों से वायु बाहर निकलता है तो उसे निश्वासन कहते हैं। इसमें पसलियां और डायाफ्राम अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। क्या बोला है, जब हम हवा को ग्रहण करते हैं तो उसे हम निश्वासन कह रहे थे, और जब हम वही हवा को जब बाहर करेंगे तो उसे कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, निश्वासन। क्या कहेंगे, निश्वासन। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें पसलियां और जो डायाफ्राम होता है अपनी जगह पे चला आता है। देखिए मैं सांस लूंगा तो ये क्या कहलाया, निश्वसन। अब देखिए सांस ले रहा हूं, जब मैंने छोड़ा तो इसे क्या कहेंगे, निश्वसन। और जब मैंने छोड़ा था तो जो मेरी पसलियां थी, मतलब जो मेरा छाती था, फेफड़े वगैरह अपनी जगह पे आया कि नहीं आया, और डायाफ्राम भी क्या हुआ, अपनी जगह पे आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, तो इसमें पसलियां, पसलियां नहीं समझ में आ रहा है, देखते हैं ना, कहते हैं कि तुम्हारा बत्ता कर देंगे। बत्ता शब्द सुने हो ना, बत्ता, बत्ता यह मतलब यही होता है पसली है। जो सिंगल सिंगल हाथ लगाएंगे ना, यहाँ पे जैसे हाथ लगाएंगे तो सिंगल सिंगल हड्डी दिखाई देगा। सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल वाले को क्या कहेंगे, हड्डी, हड्डी को हम कहेंगे पसली। क्या नाम दोगे, पसली। है जैसे यही देखते हैं ना, इसे कहेंगे पसली। छोटा लड़का देखे हो ना, खाता पीता नहीं है, बिना कपड़े के रहेगा तो उसका पूरा है बत्ता दिखाई देना, कितना बतवा दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, पसली। क्या नाम है जी, पसली। ठीक है, आपने समझ लिया पसली किसे कहते हैं, डायाफ्राम अभी बताया था। ये देखो, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा ऐसे, इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डायाफ्राम कहेंगे। तो ठीक है, तो पसली और डायाफ्राम क्या होता है, अपनी जगह पे चला जाता है, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, जैसे था पहले वैसे ही हो जाता है। आगे देखिए क्या होगा, सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। अब वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही आपने क्या लिया, हवा लिया था ना, तो आयतन बढ़ गया था। अब जब छोड़ोगे बाहर तो क्या अंदर कम होगा, तो क्या कहोगे, कम नहीं बोलोगे, कम ही ना बोलोगे। ठीक है, तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाता है। और फेफड़ों का दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। फेफड़ों का दबाव कैसा होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, फेफड़े भी अपना दाब लगाने लगेंगे। तो आगे देखिए, जिससे फेफड़ों की वायु दाब क्या होती है, बढ़ जाती है। फेफड़ों की वायु दाब कैसी हो जाएगी, वायु दाब बढ़ जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, हमने इससे पहले का अब हमने देख लिया है, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, जो हम श्वासोश्वास है, ठीक ना, ब्रीदिंग जिसे कह रहे हैं, दो प्रकार का था, निश्वसन और निःश्वसन था। अब देखिए, अब वह हम कितना हवा, देखिए हवा जो है यह गैसों का मिश्रण है, यह 100% गैसों से मिलके बना है। तो हवा, ये जरूरी नहीं कि हम एकदम शुद्ध ही हवा शुद्ध लेते हैं, उसमें हवा कई गैसें हैं ना, हम शुद्ध गैसें नहीं लेते हैं, हम अशुद्ध गैसों को ग्रहण करते हैं। देखिए मिली हुई चीजें होती हैं। देखिए हवा में हम क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन मुख्य गैसें हैं हमारे लिए। ठीक है ना, हम देखते हैं। देखो वायु क्या है, अंदर ली गई वायु। जब आप अंदर हवा लेते हैं, ठीक ना, हवा लेते हैं तो क्या हवा में क्या है, नाइट्रोजन गैस है कि नहीं है। नाइट्रोजन गैस को किससे दिखाओगे, N2 से दिखाओगे। ठीक है ना। अब ये देखिए 79% है ना। जब आप हवा लेते हो ना तो निःश्वसन के समय तो 79% आपके शरीर में क्या जाता है, नाइट्रोजन जाता है। कितना जाता है, 79% नाइट्रोजन जाता है। अब देखिए प्रतिशत कह रहा है ना, ये क्या, जो एकदम बिल्कुल वो है नहीं जान पाती हैं, मैं उनके लिए बताता हूँ। कि देखिए 79% बोला है, परसेंट को हम कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं ना, 1/100 लिखते हैं। परसेंट का हम कितना लिखते हैं जी, 1/100 लिखते हैं। ये आप जान गए। तो देखिए 79 है तो 79 गुणे 1/100 होगा। अब जैसे ही आप इसका क्या करोगे, देखिए इधर लिख दिया, देखिए 79% है, आप क्या करते हो, आप जैसे परसेंट को आप 1/100 लिखते हो, इतना आप जानते हो ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ।
ठीक है। तो देखिए 79 लिखूंगा बूढ़े, अब ये देखिए 1/100 होगा। अब जैसे इसका क्या करोगे, गुणा करोगे तो यहाँ पे इतना आएगा कि नहीं, यानी 100 लोग हैं और उसमें कितने भाग लिए, 79 लोग भाग लिए। ये 100 का खुद अकेले कितना है, 79 है। तो हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, समझ गए। तो 100 का 79 है। अब देखिए आगे, ठीक है ना। देखिए अब ऑक्सीजन है, हवा में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। कितना है, 100 का 21 भाग है, समझ गए। और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना है, 0.03%। आप कहेंगे ना, जो आप हवा लेते हैं ना उसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, और जैसे छोड़ते हैं ना आप कहते हैं CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना होता है, 0.03% होता है। अब आगे देखिए, अब इसको समझिए। अंदर जब हम अंदर हवा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना ले रहे हो आप, 21% ले रहे हो हवा में से, 100 का 21 भाग ले रहे हो। और देखिए नाइट्रोजन आप हवा में से कितना ले रहे हैं, 79 ले रहे हैं, 79%। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे हो हवा में से, कितना ले रहे हो, कितना, 0.03% ले रहे हो, समझ गए इतनी बात। आगे देखिए, अब वो जब ले रहे होते हैं तो क्या कह रहे हैं, निःश्वसन। अब निकालने की बात करें कि कितनी गैसें निकलेंगी, ये देखिए बाहर निकाली गई वायु, ठीक ना। देखिए नाइट्रोजन जो गैस है जब हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ना जब हवा, तो उसमें कितना होता है, नाइट्रोजन 79%, यानी 79% होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं अपने शरीर से तो देखिए कितना निकलता है, 17% निकलता है, लेते हैं 21 और निकलता है 17, लेते हैं 21 निकलता है 17, लेते समय होता है निःश्वसन, उस समय लेते हैं 21%, और जैसे ही निःश्वसन होता है निकल जाता है ऑक्सीजन की तरह 17, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। देखिए अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आप ले रहे हो, जब आपके शरीर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो कितना बदल जाता है जी, कितना 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 लिखा है, 4 लिखा है। आपके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गया था, अब जब निकलने की बारी आएगा कितना होगा, 4%। आपने समझ लिया, आगे बढ़ते। देखिए इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पूरा समय इसी वीडियो में चला जाता है, और मुझे आपसे उम्मीद है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए अभी तक, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से बताएं, जो भी डाउट हो आप बताएं, मैं इस कमेंट को मैं रीडिंग करता हूं, और जो भी आपके डाउट होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अधिक से अधिक उन बच्चों को जोड़िए जो बच्चे हाई स्कूल में और पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ जो 11वीं के बच्चे हैं वो भी इस लेक्चर को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट इसे पूरी तरह से देख सकते हैं, जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है सभी देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए श्वासोच्छ्वास क्या कहते हैं जी, श्वासोच्छ्वास। अभी क्या है, श्वसन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेस्पिरेशन। श्वासोच्छ्वास को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे उसे ब्रीदिंग। क्या कहेंगे जी, ब्रीदिंग, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। जैसे बात यह आता है ना, जब घरों में क्या होता है, आपस में भाई होते हैं ना, मतलब छोटे लड़के, बड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, जब आपस में लड़ते हैं ना तो एक को ज्यादा दुलार होता है, एक को कम दुलार होता है, यानी प्रेम होता है। तो इसमें एक होता है ना, नुक निकाला जाता है, इसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है, इन दोनों में क्या अंतर है, यही ना जानना होता है। ठीक वैसे ही है, ठीक है। तो इन दोनों भागों में ना, इनमें ये जानना है क्या अंतर है, ठीक ना। 2 भाई हैं, चलिए आगे देखें। मतलब श्वासोच्छ्वास जो है और श्वसन में क्या अंतर होगा। यह दोनों अलग अलग लोग हैं और इनके अंदर की हमें कमियां बताना, मतलब इसमें क्या अंतर है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। 2 लोग होते हैं ना, ये अपना ड्यूटी अलग करते हैं, ये अपना ड्यूटी अलग करते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करता है, दोनों का अंतर हम जानेंगे। देखिए श्वासोच्छ्वास क्या करता है। श्वासोच्छ्वास में यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। बताइए, हमारा जो शरीर है कोशिका से मिलकर बना ही बना है, लेकिन यहाँ जो श्वासोच्छ्वास है हमारी कोशिका के अंदर नहीं होता है, कोशिका के बाहर होता है। ये पहले बात समझे। अब भाई देखिए श्वसन में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो कोशिका है वो कोशिका 3 भागों में बटा है, और उस कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोजन और क्या ग्लूकोज, मतलब भोजन को ग्लूकोज कह रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और टूटते हैं तो ऊर्जा बनता है। ये कहाँ हो रहा था, कोशिका में हो रहा था ना। कोशिका किस भाग में, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में कौन सा कोशिकांग था, माइटोकॉन्ड्रिया। इतना जान गए, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एंजाइमों की
आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए एंजाइम मैंने बताया था ना कि किसी भी कोई काम हमको कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जैसे आप लोग खेलने जाते हैं ना, तो आपको लोग देखने आते हैं, और आप जब जैसे जो लोग आ जाएंगे आपको देखेंगे, आपका खेलने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। अगर वहाँ कोई ना होता क्या आपका मन लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो वह लोग क्या है, एंजाइम की तरह कार्य कर रहे हैं। किस तरह से कार्य कर रहे हैं? एंजाइम। अब देखिए आप स्कूल में हैं, अगर टीचर कोई पढ़ा रहा है तो बच्चे सामने ना हो, क्या कोई अध्यापक पढ़ा पाएगा? किसको पढ़ाएगा? उस उनके टीचर के अंदर कोई ऊर्जा मिलेगा काम करने के लिए? कोई मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो बच्चे भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। टीचर को मनोबल बढ़ाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एंजाइम की तरफ काम करते हैं विद्यार्थी। ठीक है ना। अब देखने आते हैं क्रिकेट वगैरह, वो होते हैं दर्शक। ठीक है ना। तो दर्शक वहाँ बन जाते हैं एंजाइम, और यहाँ पे विद्यार्थी बन जाते हैं एंजाइम। और किसको मोटिवेट करें? वहाँ कर रहे थे जो प्लेयर जो कबड्डी खेल रहे थे, वो कौन है, मतलब जो भी हैं, मैं बैठ के ना खेले, कबड्डी खेले, तो दर्शक क्या हो जाते हैं, एंजाइम का कार्य करता है। यहाँ बच्चे क्या एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। समझ गए इस बात को? तो देखिए, तो एंजाइम मतलब किसी कार्य की करने की क्षमता को बढ़वाना, काम करवाने में मदद करना। ठीक है ना, समझ गए? चलिए, इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो देखो श्वासोच्छ्वास है ना, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। आपने जान लिया। आगे देखिए, इसमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, एंजाइम है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको शक्ति का घर कहते हैं। तो आप समझ गए। तो श्वसन में क्या है, एंजाइमों की आवश्यकता होगा। आगे देखिए, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। बताइए जब आपने सांस लिया और उसको बाहर छोड़ दिया, क्या आपको ताकत मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। बस ठीक है, इसमें ऊर्जा नहीं बनती, उसमें ताकत नहीं बनता है। इसमें क्या ताकत नहीं मिलता है श्वासोच्छ्वास में। लेकिन श्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैं ग्लूकोज टूट के ऊर्जा बना रहा था ना, उसी को कह रहा है। तो इस क्रिया में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, मतलब हमें काम करने के लिए क्षमता मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, यह केवल भौतिक क्रिया। भौतिक और रासायनिक क्या होता है, जो है हम अपनी आंखों से ना किसी चीज को देख लेते हैं, रंग रूप आकार, ये सब क्या है, भौतिक है। समझ गए? रासायनिक जो हमारे शरीर के बाहर की जो हिस्से है ना, क्रियाकलाप वगैरह जो भी कर रहे हैं, वो क्या है, सब भौतिक है। और जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है ना, बदलाव और हम नहीं जान पा रहे हैं, वो क्या होता है, क्या होता है, रासायनिक होता है। आपने जान लिया ना, भौतिक और रासायनिक। एक शरीर होगा, उस शरीर का जो बाहरी रूप रंग रेखा है जो भी है, इसे क्या कहेंगे, भौतिक। और उसके शरीर के अंदर जो भी घटनाएं घट रहा है ना, उसे क्या